मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो कल का टॉपिक है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन जो लगातार जिसका मूल्यांकन किया जाता है। लगातार से मतलब क्रम वाइज जल्दी जल्दी मूल्यांकन करना, जिससे जो मूल्यांकन का अंतिम परिणाम प्राप्त होता है वह पूर्णतः सही होता है। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम जो होता है, जो सिलेबस है हमारा विषय का, उसको 10 भागों में विभाजित किया जाता है, 10 इकाइयों में विभाजित किया जाता है और हर इकाई का माह के अंत में जितना पढ़ाया जाता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। उससे संबंधित जो है जांच की जाती है और उसका एक ब्यौरा विवरण मेंटेन किया जाता है और अंत में उन सब को जो प्रतिमाह परिणाम प्राप्त हुआ है उनको देखकर औसत रूप में मूल्यांकन निकाला जाता है और इससे जो प्राप्त मूल्यांकन है, अंकन है, वह सही और स्पष्ट होते हैं, जिससे बालक के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। मूल्यांकन की पद्धति जो समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो गई है, उस परिवर्तित रूप में सतत मूल्यांकन भी एक नया कंसेप्ट है जो मूल्यांकन की पद्धति में सुधार के लिए अपनाया गया है। इसमें हमने परिभाषा, अर्थ और विशेषताएं कल हमने कर ली थी। आज है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के जो प्रकार है, सतत मूल्यांकन के प्रकार जो है कई तरह हैं, जिसके आधार पर एक शिक्षक अपने विषय से संबंधित या बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी को हासिल कर सकता है। तो उसमें पहला प्रकार है दैनिक मूल्यांकन। दैनिक मूल्यांकन से मतलब है प्रतिदिन का बालक का ऑब्जर्वेशन आंकड़ा। शिक्षण से संबंधित गतिविधियां, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित गतिविधियां जो बालक के प्रतिदिन का रिकॉर्ड होता है। इसमें प्रतिदिन बालक का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा प्रतिदिन विषयवार जो हर सब्जेक्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन किया जाता है और उससे बालक के ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ओवरऑल उपलब्धि का अंत में एक निष्कर्ष निकाला जाता है, जिसमें प्रतिदिन बालक का कैसा व्यवहार है, कैसे वो शिक्षण में रुचि ले रहा है, क्या ले रहा है या नहीं ले रहा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा इत्यादि बालक की संपूर्ण जानकारी का ब्यौरा उसमें प्रतिदिन रिकॉर्ड में लिखा जाता है और अंत में एक निष्कर्ष रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है साप्ताहिक। साप्ताहिक मूल्यांकन ये सप्ताह के 6 दिन होते हैं। 6 दिन के अंदर जो है सप्ताह का जो अंतिम दिन है सैटरडे शनिवार, उस दिन जो है सप्ताह भर में जो भी शिक्षण कार्य कराया जाता है उससे संबंधित जो है टेस्ट लिया जाता है। शिक्षक जो एक विषय के अंतर्गत 5 दिन में जो भी शिक्षण कार्य कराता है उसका मूल्यांकन सप्ताह के लास्ट डे पे लेता है और बालक की परफॉर्मेंस के बारे में जानता है कि जो मैंने सप्ताह में 1 या 2 लेसन जो भी पढ़ाई है, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई है, उसको बालक ने कितना अधिगम किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो इसका क्या कारण है। तो ये रिकॉर्ड जो है साप्ताहिक रिकॉर्ड में लिखा जाता है बालक की परफॉर्मेंस के, और जो मूल्यांकन का रिकॉर्ड बनता है उसके अंतर्गत इसको लिखा जाता है और प्रति सप्ताह मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है मासिक। मासिक मूल्यांकन जो होता है वो माह के अंत में प्रत्येक सब्जेक्ट के विशेष अध्यापक अपने विषय का टेस्ट लेते हैं, जो 2 या 3 दिन का
शेड्यूल होता है, उसमें एक एक घंटे का पेपर लेकर उनकी जांच की जाती है। उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बालक ने एक महीने में जो 1 या 2 3 लेसन जितने पढ़ाए हैं उस विषय में जो ईयरली प्लान शिक्षक द्वारा बनाया जाता है कि इस माह में ये कार्य हम कराएंगे, तो जो जो कार्य वो कराते हैं माह के अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके बाद है सट मासिक। 6 महीने में जो हम लेते हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक जो एग्जाम आपके होते हैं उसमें आधा कोर्स यानी कि जो आपके सिलेबस है उसके आधे कोर्स का संपूर्ण मूल्यांकन इसमें लिया जाता है, ठीक है। और मासिक में तो जो एक माह में जो पढ़ाए उनको लेके षटमासिक में जितना आधे से ज्यादा कोर्स का मूल्यांकन लेते हैं और वार्षिक में पूरे सिलेबस का टेस्ट लिया जाता है। फिर जो मूल्यांकन किया जाता है इसमें सारा पर ओवरऑल मूल्यांकन जो दिया जाता है कि बालक की साल भर की परफॉर्मेंस कैसी थी, एक टेस्ट के आधार पर नहीं दी जाती, वो सभी टेस्ट के आधार को लेकर उनका एनालिसिस करके उसका विश्लेषण करके फिर उसको ग्रेडिंग उसमें दी जाती है। और अंतिम है वार्षिक जो एक साल में एक बार लिया जाता है। इस प्रकार से जो है मूल्यांकन की सतत मूल्यांकन की जो है इतने 5 प्रकार होते हैं जिसके आधार पर लगातार बालक के कार्यों का, शैक्षणिक उपलब्धियों का, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। एक ही रिजल्ट देखकर या एक ही प्रतियोगिता का परिणाम देख के बालक के बारे में कोई राय नहीं दी जाती, ना ही उसका परिणाम घोषित किया जाता है। इसीलिए ये मूल्यांकन की जो पद्धति है पूर्व में जो प्राचीन वार्षिक परीक्षा के एग्जाम को आधार बना के जो परिणाम के दुष्परिणाम देखे उसमें सुधार लाने के लिए सतत मूल्यांकन लागू किया गया और उसमें जो है साल भर बालक के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। अब है क्षेत्र कि सतत मूल्यांकन के क्षेत्र कौन से, किन फील्ड में जो है मूल्यांकन बालक का किया जाता है। उसके अंतर्गत जो है पहला क्षेत्र है छात्र की रुचि, क्योंकि बालक की रुचि जो है आयु, लिंग, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार, संदर्भ के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है वो बालक की रुचि को ध्यान में रख के किया जाता है। हर बालक की रुचि अलग होती है और रुचियां जो है अलग होने का कारण है कि बालक का वातावरण कैसा है, किस माहौल से बालक आया है, बालक का लिंग का प्रभाव उस पर पड़ेगा, बालक की स्वयं की मौलिक रुचि का प्रभाव उसका पड़ेगा, उसका नेचर कैसा है, इत्यादि बातों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। और बालक की रुचि को ध्यान में रखकर एक शिक्षक जब वो बालक के कार्यों का अवलोकन करता है और अवलोकन करने के बाद में वो निष्कर्ष निकालता है कि फला बालक की इस कार्य में रुचि है, तो बालक को उसकी रुचि के अनुसार कार्य देकर उसके कार्य को और अधिक बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा है। क्योंकि जब हम किसी को किसी के रुचि के अनुसार कार्य देते हैं तो उसको उस कार्य को करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत उसका मन लगता है और उसमें वो स्वयं अपनी क्रिएटिविटी को सम्मिलित करते हुए कुछ नया प्रस्तुत करने की सोचता है। और रुचि के विपरीत यदि हम कार्य दे देते हैं तो कार्य करने वाले के बालक को उसके अंदर मन नहीं लगता, ठीक है। तो अभिरुचि में बालक की रुचि को ध्यान में रखकर उसके कार्यों को
जांचा जाता है और उसको कार्य करने के लिए दिया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है छात्र की शैक्षिक उपलब्धि शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य है पूर्व कक्षा में छात्र का परीक्षा परिणाम क्या रहा था, उसके बारे में समस्त जानकारी हासिल करने के बाद में शिक्षक ये पता लगाता है कि उसको बालक को किस विषय में दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है और उसमें कैसे और क्या सुधार किया जाए ताकि बालक का उस विषय का ज्ञान बढ़े, बालक को उसमें रुचि आए और उसकी उपलब्धि का स्तर भी बढ़े। तो पूर्व परिकक्षा के परिणाम को ध्यान में रखकर बालक की शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है और उसी के आधार पर उसको नए कार्य के लिए दिशा निर्देश परामर्श दिया जाता है। उसको उस जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने का जो है शिक्षक प्रयास करता है। नेक्स्ट है छात्र की त्रुटियों को जानना, किस विषय में बालक क्या त्रुटि कर रहा है, इस सभी विषय अध्यापक से जब बालक का परिणाम सामने आता है तो विषय अध्यापक से विमर्श करके जो है उसकी त्रुटियों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हिंदी में यदि बालक के उच्चारण में अशुद्धि है तो वो अशुद्धि क्यों है, क्या उसकी भाषा पर उसके क्षेत्र का प्रभाव है या उसके कुछ शारीरिक विकार है या उसके मानसिक स्तर ही उतना स्तर का है कि उससे ज्यादा वो नहीं सीख पा रहा है, तो इत्यादि कारणों के बारे में इसमें जानकारी हासिल की जाती है और बालक की कमजोरियों को जानकर उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास जब बालक का एक लगातार मूल्यांकन किया जाता है, एक सतत मूल्यांकन किया जाता है, तभी उन कमजोरियों का ज्ञान पता चलता है और एक शिक्षक फिर उनको दूर करने का प्रयास करता है। उसके लिए नए नए साधन सुविधाओं के माध्यम से उसको नवीन जानकारी से अवगत कराने का प्रयास करता है। उसके लिए अधिक समय वेटेज देकर उसको किस तरह से उसको दूर किया जाए उस पर का प्रयास किया जाता है। चौथा है छात्र की सृजनात्मक हर बालक की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है, हर बालक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, बालक की रुचि अलग अलग होती है। तो क्रिएटिविटी जो है बालक की मौलिक होती है, ठीक है। अब वो उस मौलिकता को ध्यान में रखकर ही उसकी रुचि डेवलप होती है और रुचि के अनुसार कार्य करता है। जब बालक की क्रिएटिविटी जिस क्रिएटिविटी को, जैसे किसी की संगीत में रुचि, किसी की ड्राइंग में रुचि है, किसी की जो है पढ़ाई में रुचि है, किसी की खेल में रुचि है, किसी के गाना गाने में रुचि, किसी की खाना बनाने में रुचि, हर बालक की रुचियां अब जो है अलग होती हैं। वह अलग जो पहचान होती है वो उसकी सेल्फ मौलिकता क्रिएटिविटी होती है। जब बालक की क्रिएटिविटी को एक शिक्षक जान जाता है कि फला बालक इस चीज में मौलिकता लिए हुए है, मौलिकता से तात्पर्य है अपनी स्वयं की सोच, अपनी स्वयं की कला, कार्य हर व्यक्ति करता है और कार्य करने का तरीका हर का अलग होता है। वो अलग पहचान जो होती है वो सेल्फ क्रिएटिविटी होती है, उसकी खुद की
मौलिक सृजनात्मकता होती है। तो बालक की क्रिएटिविटी को पहचानना और उस क्रिएटिविटी को बढ़ाने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, जिससे हम उसकी उस ज्ञान का लाभ उठा सके, अन्य बालक उसके ज्ञान का लाभ उठा सके। क्योंकि हम रुचि के अनुसार कार्य करने पे बल दे रहे हैं, तो रुचि के अनुसार जब कार्य करने पे बल देंगे तो वो उसमें अपनी कुछ मौलिकता को प्रदर्शित करेगा, वही बालक की क्रिएटिविटी कहलाती है। और हर बालक की क्रिएटिविटी अलग होती है। बालक की क्रिएटिविटी के अनुसार, सृजनात्मकता के अनुसार यदि बालक को कार्य करने के लिए दिया जाए तो उसमें हमको कुछ नवीनपन, कुछ नयापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्षेत्र जो है सृजनात्मकता माना गया। इसके बाद में पारिवारिक रुचियां। देखिए, हर परिवार का वातावरण अलग होता है, अपने नियम होते हैं, अपने एक कंसेप्ट होते हैं। तो बालक जिस परिवार से आया है, निम्न में है, मध्यम है, उच्च है, हर स्तर के बालक विद्यालय के अंदर आते हैं और कक्षा के अंदर होते हैं। तो जैसा उसका पारिवारिक वातावरण है और वातावरण उनकी वर्ग से निर्धारित होता है, जो निम्न, उच्च, मध्यम बने हैं। तो हर बालक की जो पारिवारिक परिस्थितियों का प्रभाव बालक की रुचियों पर पड़ता है। ठीक है ना, एक निम्न बालक है, एक निम्न वर्ग का बालक है, तो उसकी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि उसको अधिक साधन सुविधाएं उसने देखी नहीं, उसने अभाव में जीवन जिया है। तो अभाव में जीवन जीने के कारण से नई परिस्थिति, नई टेक्नोलॉजी, नए ज्ञान से वो परिचित नहीं है। तो उसके बालक के पारिवारिक परिवेश को, जो अपन टीचर विद्यालयों में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बालक के परिवार का बैकग्राउंड को जानना, उनके पारिवारिक परिस्थितियों को जानना और उसकी कमजोरियों के बारे में उसके माता पिता को अवगत करना। तो पारिवारिक परिस्थितियों को जानकर बालक को कार्य देने पर बल दिया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसमें उसी परिस्थिति के अनुसार बालक को तैयार किया जाता है। ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धि के लिए। अब है छठा है वैयक्तिक रुचियां। हर बालक की अलग अलग रुचि होती है, उस रुचि को ध्यान में रखकर उसको कार्य दिया जाना चाहिए। इसके बाद है शारीरिक स्थिति। कुछ बालक कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से कोई विकारग्रस्त होते हैं, या किसी एक अंग में उनकी कमी होती है, या मानसिक स्तर बालक का, हर बालक का अलग अलग होता है। तो बालक की शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ फिजिकल, मतलब शारीरिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर बालक को कार्य दिया जाना चाहिए, बालक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्योंकि क्षमता हर बालक की अलग अलग है। किसी का फिजिकल डेवलपमेंट का कोई कमजोर है, या हमेशा जो बीमारग्रस्त रहता है, बहुत से बालक बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं, तो उनके शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर हमको मूल्यांकन करना होता है। हर बालक का मूल्यांकन हम एक ही दृष्टिकोण से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर बालक का कार्य करने का तरीका अब उसके शरीर पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि शरीर ही जो है पहला सुख निरोगी काया माना गया है। तो जब काया निरोगी होगी तो हर चीज में हम तत्पर होकर कार्य करेंगे, खुशी होकर कार्य करेंगे। वो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इसमें जो है मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से जो है सतत मूल्यांकन के ये 7 क्षेत्र बताए हैं, जिसके आधार पर एक शिक्षक जो है कार्यों का मूल्यांकन करता है। अब है सतत
मूल्यांकन के संबंध में सतत मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन के संबंध में राज्य की शिक्षा समिति जो है, राज्य की शिक्षा समिति की राय, मतलब क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं, ये इसमें है पहला सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय से बालक के नींव का निर्धारण होता है, तो प्राथमिक स्तर पर ही सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को लागू किया जाए, ताकि बालक की नींव जो है शिक्षा से, शैक्षणिक उपलब्धियों से संबंधित मजबूत होगी, उसमें सुधार का प्रयास समय रहते हो जाएगा। दूसरा है प्राथमिक विद्यालयों में सतत मूल्यांकन लागू करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो है बन रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर जो मूल्यांकन किया जा सकता है, मूल्यांकन इसमें शिक्षकों को ट्रेंड इसके लिए किया जाए। ये राज्य की जो है शिक्षा समितियों की है। आगे जो है अगली कक्षा में उसको और आगे करेंगे। गृह कार्य का आपका प्रश्न है, सतत मूल्यांकन के प्रकार व क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ताकि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार-बार में धोते रहिए और कम से कम जो है 6 फीट की दूरी